चलिए तो लिखेंगे पहले जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो हेडिंग लिखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें से लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, है ना, उसके बाद पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, है ना, फॉन्ट सीरीज, ये सब के बारे में प्रीवियस क्लास में चर्चा हुई थी क्या। तो अभी हम एक बार फिर से थोड़ा सा हम उसी को एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। हाँ, पूरा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा ही, कम से कम विजिबल लाइट के लिए जो बनता है उस पर हम यहां पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ये न्यूक्लियस होता है, नाभिक का न्यूक्लियस, ये पहला कक्षा हो गया। इसी तरह से इसका अगर और इसको हम बढ़ाएंगे, इसको पूरा बढ़ा करके और इसको हम लोग हाँ, एक एक करके बनाना पड़ेगा। देखिए, पहला कक्षा इसको हम इस तरह से बना लेते हैं, ये हो जाएगा उसका दूसरा कक्षा, ये तीसरा, चौथा, पांचवी, ये इस तरह से आता है। अब यहां से समझना है इसमें कि जैसे अगर हम लाइमन सीरीज के ये जो देख रहे हैं, यहाँ जो हम लोग लिखे हैं, इसको N1 कह देते हैं। ये क्या हो जाएगा, N1, यानी N इक्वल टू 1। ये हो जाएगा N इक्वल टू 2। ये हो जाएगा N इक्वल टू 3। ये हो जाएगा N इक्वल टू 4। और ये हो जाएगा N इक्वल टू 5। ये नंबर है। अब देखो, जो लाइमन सीरीज बनता है, जो लाइमन सीरीज हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, तो लाइमन सीरीज क्या होता है कि ये पहले तो इलेक्ट्रॉन, यहां से देखिए, जब यहां पर पहले इसको देखिएगा, N2 से किस में आना है, N1 में। तो अगर ये N1 है तो ये हो गया आपका क्या, N2, N2 से N1 में। और फिर यहाँ N3 से भी किस में जाना है, N1 में। और फिर N4 जो है, ये देख रहे हैं, यहां से भी क्या, N1 में। और फिर जो N5 है, यहां देखिए, इससे भी कहां जा रहे हैं, N1 में जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां पर जो सीरीज प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, लाइमन सीरीज कहलाता है। और यदि ये देखिए, यदि हम देखें, यहां पर समझना है इसको, अगर यही N2 में आए, ये कक्षा 1 हो गया, और कक्षा 2 है, ये देखिए ये 2 कक्षा है, इसमें अगर आता है तो कैसे आएगा, अगर हम ऊपर देखें, ऊपर से दिखाते हैं आपको, तो पहले तो फाइनल से आना चाहिए 2 में। देखिए यहां से जो भी आएगा वो लास्ट से किस में आएगा, 2 में आएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट अंतिम से 2 में, सब आके कहां पर रुकेगा, 2 में रुके। देखिए ये 2 में। और ये जो होता है, ये बामन सीरीज का होता है, ये विजिबल लाइट होता है। क्या होता है, विजिबल होता है। ये होता है बामर सीरीज, बामर। हाँ, जो N इक्वल टू 2 में आता है, ये N इक्वल टू कितना हो जाता है, 2। कहाँ से, तो N इक्वल 3 से, N इक्वल टू 4 से, N इक्वल टू 5 से। यही चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, जो अलग अलग
हम लोग पूरा सीरीज का बताना था, इसलिए उसको अलग अलग करके हम लोगों ने देखा था। ये अभी क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको पहले बना लीजिए। हम दो ही यहां पर लेकर के एग्जाम्पल लेकर के प्रीवियस क्लास का चीज को आज यहां पर लिखे। ठीक है, बनाइए इसका फिगर। यहां क्या लिखेगा इसको, ये लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम, रेखा स्पेक्ट्रम, रेखा स्पेक्ट्रम, रेखा स्पेक्ट्रम। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम आपका जो है ना अलग अलग कलर से ही आए, है ना। आप प्रयास करिए कि गोल हो, ये हमारा कहना है। और कोई जरूरी नहीं कि अलग अलग कलर हो सबका। हाँ, ये वाला कलर जो ये विजिबल रीजन का होता है, तो इसमें आपका जो दृश्य प्रकाश का विजिबल रीजन जो जिसको बोलते हैं, उसमें आता है कौन, बामर सीरीज के। सबसे पहले बामर ने ही ये शो किया था, है ना। और इसके लिए जो है वेवलेंथ, सॉरी वेव नंबर कैलकुलेट किया था। क्या किया था, वेव नंबर कैलकुलेट किया था। कैसे, तो वो हम अभी लिखने वाले हैं इसके जस्ट नीचे। होमवर्क भी दिया गया था क्या? अच्छा ठीक है, अभी तो थ्योरेटिकल भाग चलिए रहा है इसका। यहां पर अगर आप दिखा सकते हैं तो ये जो आएगा यहां से 3 से 2 वाले में, ये किसका आएगा, ये रेड का है। नहीं, ये आप यहां पर कलर से दिखा सकते हैं, ये चाहिएगा, ये रेड का। और रेड के बाद ऑरेंज, क्या आता है, ऑरेंज ही ना है, ऑरेंज वाला ये हो गया। इसको आप यहां से दिखा सकते, ठीक है। और उसके बाद येलो, येलो तो है ही। और एक और ऊपर बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। हाँ, क्या हुआ, अरे एक ही कलर में दिखाओ ना, कौन बताना है, दिखाना है, दर्शाने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए इसका, इसके लिए सबसे पहले जो रिलेशन है, बामर जो साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, और उसके लिए वेव नंबर कैलकुलेट किया। यानी अकॉर्डिंग टू बामर, ये सबसे पहले एस्टेब्लिश किए क्या, कि जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर जिसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, वेव नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वेव नंबर होता है वह रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है, ये पहले से आप जानते हैं। तो बावन ने ये शो किया था, दिखाया था कि जो जो आपका जो, हाँ जो लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन है, जो यहां पर देख रहे हैं, एक एक लाइन को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन जो आया था, इसके लिए उन्होंने एक रिलेशन बताया, रिलेशन शो किया, दिखाया, है ना। और वो देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि ये न्यू बार ये निकल जाएगा तो वेवलेंथ भी निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि आप पहले से जानते हैं। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं, न्यू बार इक्वल टू क्या होता है, 1/λ।
नहीं, और लैम्डा पता हो जाएगा तो लैम्डा के बारे में, इसके बारे में भी जानते हैं क्या है कि न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लैम्डा होता है। न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लैम्डा। तो अगर लैम्डा पता, ये लैम्डा अगर पता हो जाएगा, यहां से इसको इधर भेजिएगा, न्यू बार ये पता हो जाएगा तो लैम्डा पता हो जाएगा, और लैम्डा हो जाएगा तो न्यू भी हमें पता हो जाएगा, जिसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और कई क्वेश्चन जो है इसी पर आधारित आपको दिया हुआ भी है। तो देखिए बामर ने जो शो किया था वो n का जो वैल्यू है, देखिएगा हम समझिएगा, n1 का वैल्यू मतलब ये जो जिसमें रुकता है, मतलब जहां पर आकर के ये सभी लाइन जो है इंड करता है, मतलब पहुंचता है, वो जो कक्षा है उसको n1 कहा। तो n1 जो कहा उसके लिए n1 यहाँ के लिए जो n1 था वो कितना था, हाँ इसके लिए जो n1 का वैल्यू था वो कितना था, यानी n1 का वैल्यू इसके लिए कितना था, 2 था, जहां पर सब आके जितने भी लाइन है वो उस पर आके रुकता है। देखिए यहां से ये 5 से कहा गया 2 नंबर पर, यहाँ 4 से 2 नंबर पर, 3 से 2 नंबर, और भी ऊपर रहता तो उसे सब कहाँ था, 2 नंबर। लेकिन दूसरा जो भाग है n2 का वैल्यू ये फिक्स नहीं होता है। तो ये फिक्स नहीं होता है तो कम से कम कहां से शुरू हो रहा है, 3 से, उसके बाद और सो ऑन, ठीक है ना, ये इस तरह का है। अब इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन होगा, समझिएगा हमारी बात, क्या देख रहे हैं कि n1 जहां पर वो सभी लाइन स्पेक्ट्रल लाइन आकर के रुकता है, तो किस में आ रहा है, हाँ बामर के लिए क्या है, n1 का वैल्यू जो विजिबल रीजन में ये दिखा रहा है, और इसके लिए जो n1 या इनिशियल वैल्यू भी आप कह सकते हैं, जहां पर सब आके हाँ जितने भी स्पेक्ट्रल लाइन है रुकता है, वो इसके लिए क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन यहां के लिए ये लाइमन सीरीज के लिए देखिएगा तो ये कौन हो जाएगा, पहला कक्षा होगा, 1 हो जाएगा, क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से और दूसरे के लिए जाइएगा तो ये वैल्यू क्या होगा, वेरी करते जाएगा, है ना। और उसी तरह से इस वही वैल्यू जो है n1 का वैल्यू के बाद हम लोग क्या देखते हैं, n2 का वैल्यू। तो n2 का वैल्यू जहां से जंप करके आता है, जैसे इसमें देखिए कहां से आया है, तीसरा से दूसरा कक्षा में, तो दूसरा इनिशियल हो गया, सॉरी दूसरा से, अगर यहां जिससे मतलब जो कक्षा आपसे जिससे इलेक्ट्रॉन जंप करता है वो देखना, ठीक है ना। तो ये हो गया जहां पर से इसमें आया है, तो ये इसके लिए क्या हो गया, पहला कक्षा हो गया, और ये हो गया दूसरा कक्षा हो गया जिससे कि आया है, फिर ये तीसरा हो गया, ये फिर चौथा हो गया, फिर इससे ऊपर आगे और बढ़े, है ना। तभी हम लोग 1 2 का ही सॉरी 3 4 का ही हम लोग काम कर लेते हैं, फिर अगर क्वेश्चन में आएगा वैसा तो हम लोग उसका भी काम करेंगे। और यहां पर जो वैल्यू यहां पर जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू लिया, ये हो गया 10 96 77, ये सेंटीमीटर इनवर्स में होता है, और ये जो लाई करता है कितना, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू फिक्स था, यहां पर चूंकि n1 का जो वैल्यू यहां पर क्या आ रहा है, फिक्स हो रहा है। देखिए 1 इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 2 हो रहा है, देख रहे हैं ना, n1 का वैल्यू क्या हो रहा है, 2, अब माइनस 1/n2 का वैल्यू ये फिक्स नहीं है। ये सब वैल्यू किस में, चूंकि ये देखिए न्यू, तो न्यू को किस में लेते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स में, तो ये हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। ये रिलेशन बामर द्वारा 1885 ईस्वी में दिखाया गया, और ये सही एक्सप्लेनेशन इसका जो है सही व्याख्या बोर्स थ्योरी करता है ना। बोर्स थ्योरी में हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको कि ये इसका वैल्यू इतना आ रहा। और इसके बाद रेडबर्ग जो है, रेडबर्ग ने इसके लिए जनरल फार्मूला भी दिखाया। पहले तो हाइड्रोजन एटम के लिए बताया गया, फिर यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट होता है उसके लिए बताया, तो वो रेडबर्ग इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडबर्ग इक्वेशन, जो जनरल, जैसे क्या हो गया यहां पर तो फिक्स हो गया, ये बामन सीरीज के लिए हो गया। अगर यहां पर n1 ले लेंगे तो इसका मतलब किसके लिए हो जाएगा, लाइमन सीरीज के लिए होगा। अगर मान लीजिए कि यहां पर हम 3 ले लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पास्कल सीरीज के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही बात यहां पर है कि अगर जनरल ले, n1 ले ले, मतलब किसी भी के लिए ले सकते हैं। अब वहां पर क्या होगा कि सीरीज का नाम दिया रहेगा, क्या रहेगा, सीरीज का नाम दिया रहेगा,
उससे हम पहचानेंगे कि यहां पर किस कक्षा में आकर के रुकता है, यही ना देखेंगे। तो पहले फॉर्मूला ये आप लिखिए, ये फॉर्मूला, इसी पर आधारित क्वेश्चन भी है आपका आगे का। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखिए, ये जो फॉर्मूला आया है ये बामन सीरीज के लिए, किसके लिए आया है? बामन सीरीज, यानी एवा फॉर्मूला इज एब्जॉर्ब फॉर बामन सीरीज, यानी जो उपरयुक्त फार्मूला, एवं फार्मूला को हम क्या लिख सकते, उपरयुक्त फार्मूला जो है वो किसके लिए आया है? बामन। द सीरीज ऑफ लाइन विच इज ऑब्टेन बाय दिस फार्मूला इज कॉल्ड, हाँ ये फार्मूला आर कॉल्ड बामन सीरीज, यानी लिखे द सीरीज ऑफ लाइन, यहां पर अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, चेंज कर देते हैं यहाँ पर, द सीरीज ऑफ लाइन, the series of line obtained by this formula, by this formula is called Baman series, Bamer series। हो गया, इसको थोड़ा इधर बढ़ा दें। उसी तरह से ये, जिस तरह से ये डिस्कवरर बामर के द्वारा ये दिया गया, वैसा ही लाइमन के द्वारा, एक बच्चे ने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किया भी था, है ना, तो ये किसके, डिस्कवरर के नाम पर, किसने किसने किया था? नहीं है, हाँ अच्छा है, भी नहीं किया। तो ये होता है क्या, बामर सीरीज है, तो बामर के द्वारा ये फार्मूला आया। उसी तरह लाइमन सीरीज आएगा, उसी तरह से और भी सीरीजेज है, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग, ये तो हो गया कि हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम के लिए यहां पर हम लोग, ए लड़का ठीक है, झुक रहा है, हिंदी में उसको लिख लीजिए, वो जो लाइन लिखे हैं लिखिए, रेखा की श्रेणी, रेखा की श्रेणी, रेखा की श्रेणी रेखा की श्रेणी जो इस
सूत्र के द्वारा प्राप्त होता है, जो इस सूत्र के द्वारा प्राप्त होता है, जो इस सूत्र के द्वारा प्राप्त होता है, जो इस सूत्र के द्वारा प्राप्त होता है, बामर सीरीज कहलाता है। बामर सीरीज, बामर श्रेणी कहलाता है। हाँ, सिंपली लिख सकते हैं, बामर श्रेणी कहलाता है। यानी जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, इससे अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये सीरीज क्या कहलाएगा, बामर सीरीज का। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं जो रेडबर्ग फार्मूला कैसे, जो रेडबर्ग फार्मूला है हाइड्रोजन एटम के लिए लाइन स्पेक्ट्रम, यानी अभी जो हम लोग हेडिंग हमारा क्या चल रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए यहां समझिएगा, ये हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर तो फिक्स है, जान रहे हैं हम लोग कितना होता है, 1। जब ये हाइड्रोजन है तो Z इक्वल टू कितना होता है, 1। ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है। समझिएगा, रेडबर्ग फार्मूला क्या आया, जो सभी प्रकार के सभी हाइड्रोजन परमाणु के लिए लागू होता है। रेडबर्ग, अभी ये तो बामन सीरीज के लिए एन का वैल्यू फिक्स हो गया था कि मतलब दूसरे कक्षा में ही सब आएगा, है ना, 3 से 4 से 5 से सब आकर कहाँ रुक रहा था, दूसरा कक्षा में, बामर सीरीज में। लेकिन इस तरह के तो कई सीरीज आया, लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फॉन्ट सीरीज, हम्फ्री सीरीज, है ना, सब आया ना। तो यहां पर रेडबर्ग ने, सुनिएगा हमारे, रेडबर्ग ने सभी के लिए फार्मूला दिया। वो कैसे दिया, रेडबर्ग फार्मूला नाम है, हाँ, रेडबर्ग फार्मूला। रेडबर्ग फार्मूला क्या, रेडबर्ग फार्मूला था, तो ये न्यू बार ये इक्वल टू, और वो जो यहां पर जो वैल्यू था देखिएगा क्या लिखे थे, 10, 96, 77, और ये जो वैल्यू है ये, हाँ, ये यहां पर जो हम लोग लिखे थे, ये रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। ये कहलाता है क्या, रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, और ये वैल्यू आता है सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है ना, रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। तो इसी को यहां पर लिखा गया आर, क्या लिखा गया, आर, रेडबर्ग कांस्टेंट। और जो फार्मूला है वो इस प्रकार बना, 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये सेंटीमीटर इनवर्स। हेयर देखिए ये फार्मूला, हेयर यहां थोड़ा पहले इसको पोस्ट में बना, है ना, हेयर आर इक्वल टू ये रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना, 10, 96, 77, कहीं कहीं पर 78 भी लिखा हुआ रहता है कई बुक में। ठीक है ना, और ये सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, अब ये देखो, अब ऐसा हम लोग करें, इसको मीटर इनवर्स में लाना चाहते हैं, तो मीटर इनवर्स में लाने के लिए क्या करते हैं, पहले यहां देख लीजिए, देखिए हम क्या करते हैं, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, यही ना। और अब चाहते हैं, देखो ध्यान से, इसको इनवर्स करना, तो इनवर्स करेंगे तो ये सब जितना भी है सब नीचे आएगा, यानी इसको मिटा दें। हाँ, समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, समझ में आ जाए। ये 1 देखो यहाँ पर 1, देखिए 1 लिख दिए 1 मीटर, ये हो जाएगा 1/100 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब इसको ऊपर लेंगे तो 1 मीटर इनवर्स हो गया, और इसको ऊपर लीजिएगा तो 100 ऊपर ले जाएगा तो ये -2 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर इनवर्स। क्या सही है? अब इसको ऐसा करते हैं कि 1 सेंटीमीटर इनवर्स लिखेंगे, इसका मतलब ये इधर आकर डिवाइड में आएगा और ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। सही है? आइए हो जाएगा किस में, मीटर इनवर्स में। कोई दिक्कत है इसमें? कोई अगर प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं। हमने क्या किया, इसको यहां भेजे तो यहां नीचे में आएगा, बटा में आएगा। अब बटा वाला ऊपर जाएगा तो क्या, माइनस था तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है ना? ये डायरेक्ट यूज किए, एक स्टेप बीच में गायब कर दिए। क्या क्या स्टेप गायब किए हैं तो वो भी बता देते हैं। देखिए, ये था कि 1 मीटर इनवर्स इक्वल टू 10⁻⁻², और ये सेंटीमीटर इनवर्स है तो ये इसको भेजे इधर, यानी 1 मीटर इनवर्स बटा में 10⁻², इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इनवर्स। कोई दिक्कत? अब देखो ये माइनस में है यहाँ, तो माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻², ये हो जाएगा क्या, मीटर इनवर्स। यहाँ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इनवर्स। एक डायरेक्ट लिख दिए थे, है ना। अब जैसे ही आपके पास ये बात पता चल गया तो सेंटीमीटर इनवर्स के जगह पे यहाँ देखिए, ये तो पहले से आप जानते थे फॉर्मूला में। तो अब R इज इक्वल टू, देखिए R इज इक्वल टू 10 96 77 इंटू 10⁻² माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। लिखेंगे ना। अब देखो यहाँ, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव देना चाहते हैं। अगर आप 5 अंक के दशमलव देना चाहते हैं, इसका मतलब है कि 10⁻5 से गुना कर दीजिए, सॉरी भाग कर दीजिए, और 10⁻5 से गुना कर, ये दोनों तरफ कर दिए तो कोई दिक्कत? अरे कोई गुनाह किया? गुनाह किए हैं? गुनाह नहीं किए, है ना। गुनाह किए हैं, गुनाह नहीं किए ना। तो क्या ऐसा इसको लिख सकते हैं? बताओ। इस सब को भाग करिएगा तो R इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1.0967 इंटू 10⁻², इंटू एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं 5, और ये सेंटीमीटर, सॉरी मीटर इनवर्स। यानी फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 1.0967 इंटू 10⁻7, किस में, मीटर इनवर्स। तो जहां भी मीटर रहेगा हम इसका यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बोलिए, कर सकते हैं ना। अगर डायरेक्ट हम लिखते ना कि ये वैल्यू लिख दिए हैं, तब आपको लगता है सर कैसे लिख दिए, कितना याद रखना पड़ेगा। नहीं, ऐसे फोन नंबर आपको याद रहता है कि नहीं? 10 नंबर का रहता है तो याद रहता है। यहाँ कितने नंबर का है? देखो यहाँ 2 4 6 नंबर का है। 10 96 77, 10 96 77 नहीं याद रहेगा। रेडबर्ग कांस्टेंट याद रहेगा ना। अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तब भी बता सकते हो, अगर मीटर इनवर्स में पूछेगा तब भी बता सकते। सेंटीमीटर इनवर्स में और मीटर इनवर्स बता सकते हैं ना। तो ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं, ये क्या आया था, रेडबर्ग फार्मूला कहलाया। अब यही चीज को देखो, लिखने के लिए जगह हम देंगे, यहां देखो थोड़ा सा और क्या कोई दिक्कत है? हाँ, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप खड़ा होके बोलिएगा ताकि उसको ठीक किया जा सके। यही देखो, अभी अभी हम लोग लिखे थे कि न्यू बार जो होता है 1/λ होता है, इसीलिए क्या हम न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू, ये देखो R इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। सेंटीमीटर इनवर्स में तो इस तरह से लिख सकते हैं। बोलिए, तो हमारे पास ये भी एक फार्मूला बना कि नहीं? नहीं, फार्मूला बन गया। चलिए पहले इसको लिखिए, उसके बाद बात करें। देखो, जैसे जैसे आगे बढ़े, हम बोले थे ना कि थोड़ा थ्योरेटिकल भाग रहेगा ना तो थोड़ा दिक्कत हो, है ना, क्योंकि नया चीज है ना, नया चीज को समझ में। और जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत मजा आने लगेगा। अब देखिए मजा आने लगेगा, यहां से शुरुआत हो गया।
क्या दिक्कत? नहीं ना। साफ साफ लिखिएगा कॉपी में। हम्म। क्या चीज लिखे? हाँ, उसके बाद आप लिखिएगा नीचे, इधर आइए, जैसे हेयर आर इज इक्वल टू रेड वर्क कांस्टेंट, उसका वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसको इधर वाला पार्ट को पूरा लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट में इसको लिखिएगा। जैसे जैसे हम लिखे हैं ना, वैसे वैसे आपको ध्यान नहीं है क्या? हाँ, हम क्या किए, पहले इस तरह से आए हैं, ऐसे आए हैं, यहां तक आए, फिर इधर आए, ये समझाने के लिए थोड़ा सा, है ना, फिर यहाँ आए हैं और तब ये आए हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्या? हाँ, ऐसे आना है लिखते हुए, फिर यहां पर आना है। आइए रफ में है, यहाँ पर रफ लिख दीजिए, ये तो समझाए थे। हाँ, एक स्टेप गायब किए थे इसीलिए उसको लिख दिए हैं। चले आगे बढ़े।
देखिए ये जो एबव फार्मूला है, यानी उपर्युक्त फार्मूला जो यहाँ दिया गया है, इसको फिर से हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम 1/λ इक्वल टू, इसका वैल्यू लिखेंगे, मीटर में लिखना चाहते हैं 1.0967 इंटू 10⁻7 लिखेंगे, और इंटू 1/n1 का स्क्वायर बाई 1 माइनस में, हाँ ये n2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर जो वैल्यू आएगा किस में आएगा, मीटर इनवर्स में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हाइड्रोजन एटम रहेगा तो हम इसका यूज करेंगे, और ये फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ठीक है ना। तो अब जनरल फार्मूला जो रेडबर्ग दिया था, जैसे हीलियम आयन अगर है, अगर मान लीजिए कि हीलियम He+ आयन है तो उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, लिथियम +2 है तो उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो वैसी स्थिति में यहां पर देख रहे हैं क्या, जब हीलियम आयन के लिए अगर बात हो जाएगा तो हीलियम में तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, यहां पर ना एटॉमिक नंबर Z = 1 हो, तो 1 आ गया तो 1 से मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही चीज थोड़ा ऊपर बढ़ा दें, देखिए जनरल रेडबर्ग फार्मूला, जनरल रेडबर्ग फार्मूला है ना। तो इसमें जो हमारे पास आएगा फार्मूला, ये देखिए क्या है, ये आएगा न्यू बार इक्वल टू 1/λ, और ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर R, और ये Z। देखो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, Z जो एटॉमिक नंबर R, और ये Z² इंटू ये आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि मीटर में लेना है तो मीटर के लिए हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, और आर का वैल्यू वो डिपेंड करता है, आर का वैल्यू आप कैसे लेते हैं। ठीक है ना। और जब अगर सेंटीमीटर में लीजिएगा तो सेंटीमीटर वाला वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मीटर इनवर्स लेते हैं तो ये वैल्यू हम लिखेंगे, और आर का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये मीटर इनवर्स। तो यहां पर देखिए इस फार्मूला में हेयर आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1.0967 इंटू 10⁻7, आइए हो जाएगा मीटर इनवर्स, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। यहां पर देखो Z भी है, तो Z क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में यहां पर इसको समझिएगा कि अगर हम यही काम हाइड्रोजन एटम के लिए करते हैं, देखिए फॉर हाइड्रोजन एटम H एटम, तो H एटम में Z इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तब आपके पास फार्मूला 1/λ ये इक्वल टू यहाँ हो जाएगा R गुने 1 का स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है ना। ये हो जाएगा मीटर इनवर्स। ठीक है। अगर वही हम बात करें फॉर, देखो यहाँ फॉर He+2 आयन, अब यहाँ +1 होगा, +1 देने से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है तो 1 हो गया इसका, है ना। अब यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी 1 है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 1 ही है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 प्लस हो गया, 1 तो त्याग कर दी, तो 1 ही ना बचा, तो 1 यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये भी हो गया। लेकिन इसमें जो Z का वैल्यू होगा वो तो वही रहेगा,
जेड का तो जेड एटॉमिक नंबर है ना, तो जो हीलियम का एटॉमिक नंबर है वही ना हो जाएगा, तो इसका ये क्या हो जाएगा 2। तब यहां पर आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा किस प्रकार से, 1/λ इक्वल टू आर, यहाँ जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये किस में आ जाएगा, मीटर इनवर्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। और अगर मान लीजिए न्यू बार लिखना है तो लिख ही सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई लिथियम के लिए, इधर ये हो गया है सबका, थोड़ा और ऊपर बढ़ा ले। चलो इतना रहूंगा। अब जैसे देखिए इसी चीज को और थोड़ा सा यहां फॉर लिख देते हैं कि फॉर लिथियम +2। अब भी देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है 1, नहीं लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो गए, तो कितना बचा 1। लेकिन एटॉमिक नंबर अगर आप पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा 3 ही होगा, है ना। तो इसके लिए भी एप्लीकेबल है, तो 1/λ ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, यहां पर जेड का वैल्यू 3 का स्क्वायर, तब ये आपके पास हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यहाँ मीटर। क्लियर हो गए। जिसके लिए भी आपसे पूछेगा तो आप उसको बना सकते हैं, नहीं लिखिए। इसलिए ये जनरल फार्मूला कहलाता है। ये क्या कहलाता है, जनरल फार्मूला। यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या बोल रहे हैं, यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी एकल परमाणु जिसके पास एकल इलेक्ट्रॉन। बोर्स थ्योरी इसका सही व्याख्या करता है, आगे हम बोर्स थ्योरी पढ़ेंगे। बातचीत नहीं करो, देख लो बातचीत में टाइम मत बढ़ाओ। हो गया। नहीं बना। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ। जैसे देखिए, जैसे जा वो लाए वैल्यू और उसके बाद ये जनरल फार्मूला ये दे, वो तो केवल एक सीरीज के बाद, समझ गए ना। तो वैल्यू वही था, लेकिन वो क्या किए, जो जो साइंटिस्ट इसको आगे बढ़ाया, बढ़ा करके मतलब अदर के लिए भी काम करना हो गया, मतलब अगर पासन सीरीज हो गया, लाइमन सीरीज के लिए आ गया, इसीलिए उसके नाम पर ये आगे। ठीक है ना। वो बामन सीरीज जो था वो क्या था, किस सिस्टम के लिए था, वो केवल और केवल हम लोग देखे थे किस में, जो एन का वैल्यू फिक्स हो गया था उसके लिए, चूंकि विजिबल रीजन में है वो, है ना। और इसके बाद ये सब क्या हो गया, जनरल सब के लिए आ गया। अब एन का वैल्यू डिपेंड करेगा कि जो सीरीज के लिए आपको काम करना है, जैसे लिख देगा कि बामन सीरीज के लिए बनाइए, या कह देगा कि आपको लाइमन सीरीज के लिए कैलकुलेट करिए, तो वहां पर तो आपका N1 का वैल्यू तो फिक्स रह जाएगा। क्या होगा, N1 का वैल्यू है ना लाइमन सीरीज, तो N1 का वैल्यू क्या 1 हो जाएगा। उसी तरह बामन सीरीज के लिए हो जाएगा, N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर उसके बाद पास्कल सीरीज के लिए आएगा तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा।
ठीक है ना। और उसके बाद आपका इंटीजर वैल्यू हो जाता है, जो नंबर जो है चेंज होने वाला किस कक्षा से आ रहा है, तो वो आ जाएगा किसके लिए, N2 के लिए हो जाएगा। 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ें। हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या है वो नील्स बोर्स ने बोर्स एटॉमिक मॉडल में प्रस्तुत किया। इसमें बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो बोर्स ने हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट का आयन का यूज करके फिर अपना पास्टुलेट दिया था। पहले हाइड्रोजन एटम के लिए वो क्या दिया, ये सब हम लोग को जानते हैं। उसके बाद रेडियस के बारे में, जैसे जैसे आपका रदरफोर्ड सा, रदरफोर्ड का जो थ्योरी आया, तो रदरफोर्ड जो है वो कितना एनर्जी रखता है या क्या रेडियस है उसका, इसके बारे में तो नहीं बात किया था। तो इसकी व्याख्या करता है बोर्स। तो हम लोग आप शुरू करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसके बाद आपका इसका सही व्याख्या यानी ये फार्मूला कैसे आया ये भी आपको पता चले, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ा दें। लिखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, और ये 1913 ईस्वी के आसपास की बात, 1913 इसके आसपास की बात। हाँ कहाँ खोज रहे हो, कहाँ, उसी में है, उसी में। हाँ दूसरे जगह मत खोजो। सबसे पहले बोर्स का पास्टुलेट्स के बारे में जानते हो, कुछ अवधारणाएं हैं बोर्स थ्योरी का, है ना। तो बोर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक की ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, सुनिएगा हमारी बात को, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, वो ऑर्बिट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। जैसे हम लोग यहां पर देखेंगे, इसमें पहला नंबर 1 नंबर, पहला पास्टुलेट बोर्स का, सुनिएगा ए बाबू, पहला पास्टुलेट जो आता है ये बोर्स का कहना है, उनका है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, मूव करता है, और ये जो वृत्ताकार पथ होता है ये कहलाता है क्या, ऑर्बिट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। मतलब आप कह सकते हैं इसको क्या, कक्षा कह सकते हैं। और ये निश्चित होता है, और ये क्या होता है, निश्चित होता है, मतलब ये कक्षा जो है वो फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑन फिक्स, फिक्स मतलब क्या, निश्चित, है ना, एंड सर्टेन सर्कुलर पाथ, दिस सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है ना। तो पहला जो पॉइंट उनका बनता है वो क्या है, वो लिख लीजिए। पहला है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व revolving around the nucleus of an atom in definite and certain
certain definite and certain circular path. This circular path is called orbit. This circular path is called orbit or sail. कहीं कहीं पर देखिएगा सेल लिखा हुआ, ऑर्बिट भी है तो सेल ही, ठीक है ना। किसमें वो मूव करता है? डिफिनिट एंड सर्टेन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ कहने का मतलब वृत्ताकार पथ, ठीक है ना। हिंदी में लिखिए, हाँ लिखिए हिंदी में सभी लोग। देखिए ये पॉइंट है और इस पॉइंट से आगे बहुत सारी व्याख्या हो गई, बहुत सारी चीज की, इसलिए जरूरी है अच्छे ढंग से समझना। पहले से भी आप जानते हैं, पढ़े हुए भी हैं, ये समझ गए ना। लेकिन जो डिटेल स्टडी यहाँ कैलकुलेशन रेडियस के बारे में आप जान लीजिएगा, एनर्जी के बारे में जानिएगा, ये नहीं पढ़े होंगे। नाइन्थ क्लास में है शायद, ये थोड़ा सा ही है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तक है ना, वहां पर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। और ये हम अभी बोल रहे हैं ना कि ये 12th क्लास में भी आप पढ़िएगा फिजिक्स में, समझ गए ना। इसीलिए अभी से पढ़े रहिएगा तो थोड़ा सा आसान आपको हो जाएगा, वहां थोड़ा क्या बहुत सारा चीज आसान हो जाएगा। पहले से रेडवर्क आप पहली बार अभी सुन रहे हो, रेडवर्क कांस्टेंट, ये बामन सीरीज, लाइमन सीरीज, और वहां पहले से यहाँ से पढ़े रहिएगा तो एक बार सुने हुए रहेगा तो आसान ना हो। कैसे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपको आसान, वैसा ही आसान हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसलिए आप भी अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी जो लगे, लेकिन बाद में ये आपका आसान हो जाएगा, इसलिए शुरू से इस बात का ध्यान रखते हुए करना। लिखिए इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर निश्चित एवं खास वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। इस वृत्ताकार पथ को फुल स्टॉप दे करके, इस वृत्ताकार पथ को कक्षा कहते हैं। इस वृत्ताकार पथ को क्या बोलते हैं? कक्षा कहते हैं। ये देखिए, ये सर्कुलर पाथ है। देखिए यहां समझिए, ये जो आप देख रहे हैं ये नाभिक है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? नाभिक है। इसको हम ऐसे दिखा रहे, ये जो है ये है न्यूक्लियस, नाभिक, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां जो ये सर्कुलर पाथ, इसको पहले दिखा देते हैं, लिख देते हैं। ये क्या है? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ, मार्ग भी लिख सकते हैं, वृत्ताकार मार्ग, है ना। और
इलेक्ट्रॉन, देखो यहां इलेक्ट्रॉन जो है इसी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहता है, घूमता है। इसको यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये कहलाता क्या है? ऑर्बिट कहलाता है। यानी इसको हम लोग ऑर्बिट या सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ऑर्बिट या सेल यानी कक्षा कहते हैं। बात समझ में? पहला स्टेटमेंट क्या आया? पहला था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में, एक पर्टिकुलर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। ठीक है, और ये निश्चित, समझिएगा, निश्चित फिक्स है ना। यहां से अगर ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं तो यहां पर एक पर्टिकुलर रेडियस होगा इसका। यहां से क्या होगा? ये देखिए, ये यहां से आया तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर ये रेडियस इसका है ना, और इस रेडियस से वो चक्कर लगाता है। यहां पर ये नाभिक हो गई, ये जो पूरा भाग है इसको इस तरह से कर देते हैं, ये हो गया नाभिक न्यूक्लियस। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है। बनाइए, फिगर बनाइए। फिर बातचीत में लग गया काम। बातचीत में क्यों लगते हो? अपना अपना काम करना है। चले आगे, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देंगे। पहला पोस्टुलेट है। दूसरा नंबर 2, देखिए इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है चारों तरफ वृत्ताकार पथ के पर चलता है, तो देखो हम बताए थे, या अगर आप बोर्स थ्योरी में, ये बोर्स रदरफोर्ड का थ्योरी में, तो वृत्ताकार पथ पर चलता है और वो भी क्या है? चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के सिद्धांत का पालन नहीं करेगा, नीचे आकर के गिर जाए। यही ना बात हुई थी। अब यहां समझना है कि ये ऊर्जा का न तो ह्रास करता है न ही ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। यानी यहां ऊर्जा जो होता है वो निश्चित होता है, फिक्स होता है। इसीलिए ये जो ऑर्बिट है, ये कक्षा को स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, या इसी को एनर्जी लेवल कहते हैं। लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, प्रीवियस क्लास में बात हुई थी। वही यहां पर ये बात का स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहे हैं। ये बोर्स महोदय का कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एनर्जी जिस कक्षा में घूम रहा है वो पार्टिकुलर जो जिस कक्षा उसमें फिक्स होता है, यानी निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। इसको कांस्टेंट हम कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी वो जो इलेक्ट्रॉन घूमने वाला है वो न तो ऊर्जा को ह्रास होता है वहां, और न ही ऊर्जा का एब्जॉर्ब होता है, और नहीं। जब ऐसा स्थिति है तो इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट है ना। तो दूसरा पॉइंट यहां पर बनता है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन, इफ इन नहीं, इफ एन इलेक्ट्रॉन revolve around
द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। पहला जो पॉइंट लिखे हैं वही बात है, थोड़ा सा का फर्क इसमें हो। अरे हाँ चला गया, अच्छा हाँ ठीक ठीक आ गया ठीक है। क्या लिखे कि इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब जो एटम है उसके चारों तरफ ये घूम रहा है, ठीक है ना। इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दैट इज ऑर्बिट, ये जो आपका ऑर्बिट में ना घूम रहा है, किसी ऑर्बिट में ना घूम रहा होता है। इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जब ये घूम रहा होता है, देन द इलेक्ट्रॉन नाइदर इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा का न तो उत्सर्जन करता है और न ही अवशोषण करता है। क्या लिखा, इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम देन इलेक्ट्रॉन neither emits neither emits neither emit or absorb energy क्या लिखा, देन इलेक्ट्रॉन नाइदर इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज कांस्टेंट, है ना, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी यहां पर इसी भाग में क्या लिखा कि देन इलेक्ट्रॉन नाइदर इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, यहां पर इस तरह से लिख देंगे। देयरफॉर ऐसे करने के लिए, देयरफॉर इसीलिए, देयरफॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in a particular orbit, therefore the energy of electron in a particular orbit is constant, hence it is called a stationary state, stationary state और एनर्जी लेवल, ठीक है। क्या कहलाता है, स्टेशनरी स्टेट, NARY है, STATI NO है, NAR नरी स्पेलिंग, फिर एक बार देख लो ना, एक बार बुक में देखो, STATI, अच्छा ओ, हाँ बीच में ओ छूटा है, स्टेशनरी NARY, आप सही, ओ छूटा हुआ, स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल, उसी को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं या फिर उसी को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। यानी कांस्टेंट है ऊर्जा, इसीलिए उसको स्टेशनरी स्टेट, जिसमें एनर्जी क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, इसलिए वो जो स्तर है, वो जो लेवल है, वो कहलाएगा क्या, स्टेशनरी स्टेट, फिक्स, ठीक है। हिंदी में लिखो, इसे ऊपर बढ़ा देते हैं।
लिखिए, देखिए यदि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक के नाभिक के चारों ओर घूमता है, चारों ओर घूमता है या चक्कर लगाता है, चारों ओर घूमता है या चक्कर लगाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का न तो उत्सर्जन करता है, और न ही अवशोषण करता है, अर्थात किसी खास कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होता है या स्थिर होता है, अतः इसीलिए इस कक्षा को स्थिर कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी क्या देख रहे हैं कि इसका जो एनर्जी होगा वो क्या होता है, निश्चित होता है। यानी जिस कक्षा में ये मूव कर रहा है उस कक्षा का ऊर्जा क्या होता है, निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर ये जो कक्षा हुआ इसको एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, जिस कक्षा में ये पार्टिकुलर कक्षा में घूम रहा है उसमें क्या होता है, निश्चित होता है, नियत होता है, इसीलिए कहते हैं इसको क्या, स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। और ये तो न्यूक्लियस है, तो ये तो आप जानिए रहे। तो क्या कर सकता है, जब ये कक्षा में फिक्स हो गया, एनर्जी, सुनिएगा हमारी बात को सुनिए, एनर्जी का इमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन कब होगा, जब ये एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जंप कर, है ना। एनर्जी का उत्सर्जन या अवशोषण होगा, लेकिन कब होगा,
जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जंप करता है। लेकिन अगर एक ही कक्षा में वो घूम रहा है तो ऊर्जा क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए परमाणु बोलते थे ना कि उसमें देखे जो रदरफोर्ड वाले में, वो तो घूमते घूमते गिर जाएगा, लेकिन यहां नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी फिक्स होता है। एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। फिगर बना लीजिए इसका नीचे। अब ये बात जो रदरफोर्ड का था वो बात यहां से आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना। एक बात और यहां पर आगे हम इस पर लिखते हैं, पहले इसको लिख लो उसके बाद में। थोड़ा जल्दी जल्दी करना, 2 पॉइंट लिखना है भी है। अब इसमें तो सर्कुलर पाथ ही बनाना है, एक पॉइंट लिखना है, ज्यादा तो है नहीं इसमें। अब ये देखो जो लिख रहे हैं, क्या ये याद होते चल जाएगा कि नहीं हो? क्यों? तो देखो यहाँ पर छोटा छोटा बात हम लिखे कि एक ही कक्षा में, पार्टिकुलर कक्षा में घूम रहा है तो ऊर्जा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निश्चित होता है। और जो निश्चित होता है, इसलिए ये जो कक्षा है वो क्या कहलाता है, एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट। कोई आमुनन आपसे कोई व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि स्टेशनरी स्टेट का क्या मतलब, क्या बताइए? इलेक्ट्रॉन जो किसी खास कक्षा में घूम रहा होता है उसका ऊर्जा निश्चित होता है, इसलिए ये कक्षाएं स्टेशनरी स्टेट कहलाती है। अपनी भाषा में समझाना, कोई जरूरी है कि जो हम एग्जैक्ट लिखे हैं उसी में लाइन बाय लाइन लिखेंगे, है ना? क्या बताओगे फिर से, पीछे बोलिए। स्टेशनरी स्टेट क्यों कहते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन सब सब लोग गाँव माव करेगा तो ऐसे थोड़ी होगा। इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमता है तब ये ऊर्जा का न तो उत्सर्जन करता है न ही अवशोषण करता है। मतलब इसका ऊर्जा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का इमिशन और एब्जॉर्प्शन भी करता है, लेकिन कब करता है ये देखिए, इसी का 2 पार्ट। देखो, फिर बातचीत में, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण ये करेगा तब जब वो जंप करता है। जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जंप करता है तो उस दौरान ये ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। ठीक है ना, जब ये जंप करता है। तो अगर हम 2 सिचुएशन से, पहला सिचुएशन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यहां पर देखो ऑफ एनर्जी, देखो यहां एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का अवशोषण। तो देखो पिछले क्लास में बताए थे, ध्यान से सुनिएगा। जब हायर लेवल से लोअर लेवल में आता था तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता था। क्या होता था, उत्सर्जन। और जब लोअर लेवल से हायर लेवल, जैसे देखिए हम यहां पर हैं, तो यहां पर हम इसमें इसके ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी हमको लग रहा है, तब ना ऊपर जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, अवशोषण। और जब नीचे की तरफ, जब ऊपर से नीचे की तरफ आता था तो वहां पर क्या हो जाए, तो एक तरफ हम इधर देखिए एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण। और इधर बी नंबर टाइप, यहां पर उत्सर्जन और अवशोषण हो सकता है केवल और केवल जंप करने से, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाने से। और यहां हो गया इमिशन, इमिशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन।
देखिए समझिएगा यहाँ पर जैसे ये हमारा नाभिक है, ये हो गया पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम इस कक्षा से, मतलब ये पहला कक्षा है और इस पहला कक्षा से हम जा रहे हैं किस कक्षा में, अगला, मतलब कोई भी कक्षा है उसमें हायर लेवल, यानी ये हो गया लोअर एनर्जी लेवल। ये देखो हम ऐसे दिखाएंगे, ये जो है ये जहां नाभिक के पास है ये होता है लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, ये हो गया लोअर एनर्जी लेवल। और ये जिस कक्षा में यहां पर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ये जो है ये कहलाता है हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, यानी उच्च ऊर्जा स्तर। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर। और ये हो जाएगा क्या, निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर, स्तर, स्तर नहीं स्तर, है ना। अगर यही चीज इसमें देखो, देखिए इसमें भी हम क्या करते हैं, यहां से इस कक्षा में, अब इस बार देखिए तीर का निशान किधर, ये हायर से लोअर हो गया, यानी ये अगर ऐसे ऐसे दिखा देते हैं तो ये हो गया हायर एनर्जी लेवल। आप तो ये लिखिए सकते हो हायर एनर्जी लेवल, और ये हो जाएगा क्या, जिसमें आ रहा है ये हो जाएगा लोअर एनर्जी लेवल। क्लियर है, पहले फिगर बनाइए फिर एनर्जी का वैल्यू लिख देते। तो चेंज इन एनर्जी आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए जैसे ऊपर कक्षा है बड़ा, यहाँ पर देखिएगा हायर एनर्जी लेवल, तो इसको एनर्जी हम मान ले ये E2 हो जाएगा ऊपर वाले के लिए, और यहाँ जो है इसके लिए क्या ले लेते हैं E1। देखिए इसके लिए क्या लेते हैं E1। तो आपसे पूछा जाए कि डेल्टा E क्या होगा, चेंज इन एनर्जी, तो क्या हो जाएगा E2 माइनस E1। ये जो एनर्जी आएगा वो कौन सा एनर्जी होगा, एब्जॉर्प्शन एनर्जी होगा, है ना। और यहाँ पर जो आप ये जो कक्षा देख रहे हैं इस कक्षा में देखिए ये तो E2 है ही, और ये जिस कक्षा में आ रहा है ये E1 है, ठीक है। तो इसमें भी डेल्टा E का वैल्यू क्या होगा E2 माइनस E1 आएगा। तो ये जो एनर्जी आएगा ये क्या कहलाएगा, बोलिए, हाँ वहां जो आएगा वो इमिशन एनर्जी होगा, और यहाँ जो आएगा वो कैसा होगा, एब्जॉर्प्शन।
अब साइन से पता चलेगा, जब निगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, एनर्जी इमिट कर रहा है, और पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो क्या होगा, एब्जॉर्ब कर रहा है। नहीं, कोई वैल्यू दिया रहेगा तो उसमें आपको इस तरह से पता कर लिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज करता है। कब चेंज करता है? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चेंज ओनली व्हेन इट मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। यहां पर लास्ट में नोट करके लिख सकते, क्या लिख सकते हो, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन change only when it move from one orbit to another orbit, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने पर। लिखा है हिंदी में इस लाइन का क्या स्टेटमेंट, क्या लिखोगे, यहां लिख सकते हैं। हाँ, इसका एक पॉइंट लिख देते हैं, क्या कि बोल दे, तब उधर फिगर बना रहा है, इधर बोलेंगे तब तो हो गया, आधा लिखिएगा आधा लिखते रह जाए। लिखिए, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाने पर ही परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है। यानी एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परिवर्तित होगा, और नहीं तो रिमेन कांस्टेंट होगा। हाँ, तो हो परिवर्तित हो सकता है, ठीक है, कैन परिवर्तित होता ही है, तो चेंजेज कर दीजिए, यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा ना, यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, चेंज हो गया। क्या ये हो गया दो, और टाइम भी हो गया, लोग इसको बढ़ा दें ऊपर, दो वो पॉइंट है, छोटा छोटा है। तीसरा नंबर देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो देखो, ये हो गया क्या, विकिरण की आवृत्ति, विकिरण की आवृत्ति विकिरण की आवृत्ति। अभी आप क्या लिखे, डेल्टा ई, और ये एनर्जी क्या था, E2 माइनस E1। यहां पर हेयर समझिएगा, हेयर ये जो है E2 क्या होता था, एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल, है ना, एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी ऑफ हायर
हायर ऑर्बिट लिख देते हैं क्या, ठीक है ना। और E1 एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, ऑर्बिट, ठीक है ना। अब देखो यही चीज जो यहां पर इसमें देखो ये मैथमेटिकल है, हाँ नीचे कर दिए, यहां देखो ये जो है डेल्टा E इज इक्वल टू, देखो समझिएगा, और चूंकि हमें क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो ये वैल्यू क्या होगा एच न्यू, इसीलिए न्यू इज इक्वल टू होगा डेल्टा E बटा में एच, क्या हो जाएगा डेल्टा E बटा में एच, एच क्या है प्लेन्स कांस्टेंट, ठीक है। लिखिए इसको थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं और एंगुलर मोमेंटम भी लिख देते हैं इस साइड, ये हो जाएगा 4 नंबर, एंगुलर मोमेंटम of an electron in an orbit, ऑर्बिट किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग मोमेंटम है, कोणीय संवेग, देखिए ये क्या होगा, ये MVR, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, MVR क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, और ये होता है NH/2 के, किसके बराबर होता है NH/2 के बराबर होता है। और n हेयर जो n है ये क्या है, ये n होता है क्या इंटीजर, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट इंटीजर है ना। m क्या है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है बट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जिस पर ये घूमता है, ठीक है। इस तरह से ये बोर्स का पोस्टुलेट हम लोगों ने यहां पर पूरा इसका डिस्कशन किया। अब अगले क्लास में बोर्स के एप्लीकेशंस के बारे में, रेडियस कैसे निकालते हैं है ना, एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये सब शुरुआत करेंगे, ठीक है।